हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। दिल्ली से मैक्लोडगंज का एक वीकेंड ट्रिप दिल्ली वालों के लिए एक बहुत ही आसान सा रिलैक्सिंग ट्रिप होता है। अभिषेक, हिमांशु और धवल ने इस बार सीधे बस स्टॉप पहुंच के ही दम लिया कि आज तो निकलना ही है। एक रोडवेज की उन्हें बस भी मिल गई जो पूरी तरह से खाली थी और उस बस में पीछे बंजारों की एक टोली बैठी गाना बजाना कर रही थी। धीरे धीरे आवाज कम हो गई और रात के अंधेरे में सिर्फ रह रह के कुछ एकाध लोगों के खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी। ज्यादातर लोग सभी सो गए थे कि रात के करीबन 1:30 बजे बस अचानक से रुकी। अभिषेक, हिमांशु और धवल की आंख खुली तो देखा ढाबे पर खाने के लिए बस रुकी थी। और आश्चर्य की बात यह है कि बस ड्राइवर, कंडक्टर, अभिषेक, हिमांशु और धवल के अलावा उस पूरे बस से कोई नहीं उतरा। ड्राइवर से अभिषेक ने पूछा तो ड्राइवर ने बताया कि करीबन आधे पौने घंटे वह यहाँ पर रुकने वाले हैं। तीनों दोस्त ढाबे पर बैठे आंखें मल ही रहे थे कि धवल ने वहाँ काम करने वाले एक भैया को बुलाकर पूछा कि यहाँ बाथरूम कहाँ है, तो उसने पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर बाथरूम है पीछे। धवल को बाथरूम गए हुए 15 मिनट हो चुके थे। यहाँ अभिषेक और हिमांशु ने ऑर्डर किया हुआ खाना भी खत्म कर लिया था। काफी देर तक जब धवल बाथरूम से नहीं लौटा तो अभिषेक हिमांशु से बोला, भाई तू यहीं बैठ, मैं जरा देखूं नवाबजादे को, इतना टाइम कहाँ लग रहा है। बाथरूम के पास पहुंचकर उसने पूरा बाथरूम छान मारा लेकिन धवल कहीं नहीं दिखा। जब धवल वहां दिखाई नहीं दिया तो अभिषेक ने उसे फोन लगाया तो उसके फोन पर ट्यून बजी जो थोड़ी अलग सी थी। ट्यून की आवाज कुछ ऐसी थी जैसे फुसफुसाहट भरी आवाज में बोला हो किसी ने कि सीधे आगे से लेफ्ट ले लो। अभिषेक को घबराहट और डर का एहसास एक साथ हुआ। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ था। वह वापस पलटा और ढाबे पर बैठे हिमांशु के पास जाने लगा। ढाबे से करीबन 15 या 20 कदम ही पीछे रहा होगा कि उसे वो धवल की आवाज सुनाई दी, अभिषेक मैं यहाँ हूँ, अभिषेक मैं यहाँ पर हूँ। अभिषेक पीछे पलटा लेकिन उसने पाया कि वहाँ कोई नहीं था। वही आवाज फिर थोड़ी और पीछे और अंदर से आनी शुरू हुई। अभिषेक मैं यहाँ हूँ, ये देख मैं यहाँ हूँ। अभिषेक सचमुच ही धवल पर बहुत गुस्साया हुआ था। सामने होता तो शायद थप्पड़ भी मार देता लेकिन इस वक्त उसने उस आवाज का पीछा किया तो वह काफी अंदर तक पहुंच चुका था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसे देखकर बड़े खतरनाक तरीके से उसे घूर रहा था। अभिषेक को कुत्तों से बहुत डर लगता था। उसने कुत्ते को देखते ही वापस ढाबे की ओर दौड़ लगा दी। वापस ढाबे पर पहुंच गया। हाफते हिमांशु को उसने पूरी बात बताई तो हिमांशु हंसने लगा और बोला, तुम दोनों का बचपना नहीं जाएगा। दोनों मिलकर मेरे साथ में नाटक कर रहे हो ना। अभी तो यहीं पर बैठ, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ। हिमांशु जितनी तेजी से ढाबे के पीछे गया उतनी ही तेजी से उसका भ्रम भी टूट गया था क्योंकि वहां उसे भी धवल नहीं मिला। पर जब उसने धवल को फोन मिलाया तो फोन पर एक ट्यून बजी और सुनाई दिया, सीधे आगे चले आओ, आगे से लेफ्ट ले ले। अभिषेक, हिमांशु और धवल जब दिल्ली से मैक्लोडगंज गए तो रास्ते में रुके ढाबे पर। धवल बाथरूम करने ढाबे के पीछे गया और उसके बाद लौटा ही नहीं। पहले अभिषेक उसकी खोज में पीछे गया और उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह दौड़ता हुआ वापस ढाबे तक आया। और सारी बातें सुनने के बाद हिमांशु ने कहा कि तू बैठ, मैं देख कर आता हूँ पीछे जाकर। जब हिमांशु को भी धवल नहीं मिला तो उसने उसे फोन मिलाया और सामने से फोन पे आई वही आवाज कि सीधे आगे से लेफ्ट ले ले। हिमांशु ने जब ये सुना तो वह बिना डरे आगे बढ़ा और दबे कदमों के साथ अंदर जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था।
पूरे रास्ते में झिंगुर की आवाज बहुत तेज आ रही थी। तकरीबन 40-50 कदम जाने के बाद उसे अपनी बाईं तरफ एक रास्ता दिखाई दिया। बाईं और मुड़ते के साथ ही अचानक सारी आवाजें जैसे बंद हो गई। हिमांशु को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। यहाँ हिमांशु ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक उसे समझ आया कि लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसी सन्नाटे में अचानक हिमांशु ने कुछ महसूस किया। तभी हिमांशु का फोन बजा। हिमांशु ने देखा कि फोन अभिषेक का था। उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, अरे यार धवल आ गया, तू भी आ जा। हिमांशु को आखिरकार राहत मिली। वह पलटा और वापस चला तो आगे बढ़ते ही सारी आवाजें जैसे फिर से शुरू हो गई। हिमांशु थोड़ा और आगे बढ़ा तो पीछे से एक आवाज आई, अबे कहाँ जा रहा है? मैं यहाँ हूँ, इधर आ, इधर इधर तेरे पीछे आना हिमांशु, आना। हिमांशु इस वक्त चाहकर भी पीछे पलट नहीं पा रहा था। उसने किसी तरह पूरी हिम्मत जुटाई और वहां से भागता हुआ सीधा बाहर पहुंचा। और वहां पहुंचते ही अभिषेक उससे बोला, क्या हुआ? धवल मिला क्या? हिमांशु इस बात पर चिढ़ गया था और एकदम से खिसिया कर बोला, पागल हो गया है क्या? तूने ही तो अभी फोन करके बोला कि धवल आ गया है। अभिषेक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने कहा, क्या तुम ये कह रहे हो कि मैंने फोन किया था? मैंने तुझे कब फोन किया कि धवल आ गया है? हिमांशु ने तुरंत अपना फोन निकाला और बोला, तुझे क्या लगता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ तुझसे? ये देख, इतना कह के उसने फोन निकाला, लेकिन कॉल लिस्ट में अभिषेक की कॉल थी ही नहीं। दोनों के पास अब ना कोई सवाल थे और ना ही कोई जवाब। दोनों ने तुरंत धवल को फोन लगाया और आश्चर्य की बात यह है कि दोनों को एक साथ ही रिंग सुनाई दी और फोन में से आवाज सुनाई दी, सीधे आगे, आगे से लेफ्ट ले ले। कुछ देर के लिए फोन बजा और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया। दोनों ये सोच ही रहे थे कि एक साथ कैसे रिंग सुनाई दे सकती है कि उसी वक्त फिर से दोनों का फोन एक साथ बजा और स्क्रीन पर लिखा था धवल कॉलिंग। हिमांशु, धवल और अभिषेक तीनों दिल्ली से मैक्लोडगंज को निकले तो बस रात के 1:30 बजे एक ढाबे पर रुकी। धवल ढाबे के पीछे गया और जब 15-20 मिनट तक वापस नहीं आया तो पहले उसकी खोज में अभिषेक पीछे गया और वहां से भागता हुआ वापस आया। उसके बाद हिमांशु गया, जिसके पास अभिषेक का फोन आया कि धवल वापस आ चुका है। जब पीछे के रास्ते से होते हुए हिमांशु सामने पहुंचा तो अभिषेक ने कहा कि उसने ऐसा कोई कॉल नहीं किया था और सच माने तो हिमांशु की भी रिसीव्ड कॉल की लिस्ट में कोई नंबर नहीं था। यह बातें हो ही रही थी कि अभिषेक और हिमांशु दोनों का फोन एक साथ बजा और कॉल करने वाला इंसान धवल था। दोनों ने ही एक साथ फोन उठाया और दोनों के फोन पर उधर से आवाज आई, अब तुम सीधे आगे आओ, आगे से लेफ्ट ले ले। दोनों ने तुरंत फोन काटा और ढाबे के एक लड़के को बुलाकर पूछा, ये पीछे बाथरूम वाली साइड पे ढाबे के पीछे कुछ है क्या? लड़के ने एक बार इधर उधर चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसके बाद कहा, साहब उधर थोड़ी दूरी पर ना एक पुराना कब्रिस्तान है। दोनों का चेहरा ये सुन के जैसा बना उस पर हंसते हुए वह लड़का बोला, अरे साहब वहाँ कोई आता जाता नहीं है, अब हम ही लोग जाते हैं। वहाँ सुबह सुबह बहुत पुराना हो गया ना, वो तो नया, वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है। नाम पूछा तो लड़के ने अपना नाम रोजर बताया, लेकिन प्यार से लोग उसे मोनू कहकर बुलाते हैं, ये भी बताया। अभिषेक ने 100 का नोट उसे पकाते हुए कहा, तो हमें लेकर चलोगे वहाँ? मोनू नोट देखकर खुशी से बोला, हाँ ले चलूंगा, लेकिन आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। वो लड़का 100 का नोट लेकर खुशी खुशी वहाँ से चला गया। अभिषेक और हिमांशु वहाँ बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि वह लड़का आए तो दोनों जाएंगे और धवल को ढूंढेंगे। थोड़ी ही देर बाद एक अननोन नंबर से फोन आया। फोन उठाया तो उधर से आवाज आई,
अरे सर, मैं मोनू, मैं यहाँ कब्रिस्तान में आया था, तो देखा एक कब्र के पास एक आदमी बेहोश पड़ा है। शायद ये आप ही का दोस्त है। ये सुनते के साथ ही अभिषेक और धवल दोनों उठकर तुरंत भागे और मोबाइल की फ्लैशलाइट में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, लेकिन ना तो मोनू दिखा और ना ही धवल। दोनों वही खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहे थे कि एक साथ उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, आगे से लेफ्ट ले, आ जाना, जल्दी आ जा। दोनों पलटे और वहां से सीधे ढाबे की तरफ भागे और वहां पहुंचकर काउंटर पर बैठे आदमी से कहा, मोनू कहाँ है? आप जरा मोनू को बुलाइए। उस आदमी ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, भाई साहब, मोनू नाम का तो यहाँ कोई नहीं है। अभिषेक, धवल और हिमांशु दिल्ली से मैक्लोडगंज जा रहे थे जब ढाबे पर उनकी बस रुकी और फिर धवल कहीं अंधेरे में खो गया था। धवल को ढूंढने गए तो पूरे वक्त अजीबोगरीब चीजें अभिषेक और हिमांशु के साथ होती रही। आखिरकार ढाबे पर काम करने वाले मोनू नाम के एक लड़के ने उन्हें बताया कि इस ढाबे के ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है, वहां भी ढूंढ लेते हैं। अभिषेक और हिमांशु ने उसे 100 का नोट दिया और कहा, हमें ले चलोगे? उसने कहा कि 10 मिनट के बाद मैं आपको जरूर ले चलूंगा, और उसके बाद मोनू खुद कहीं गायब हो गया। काउंटर पर पूछने पर पता चला कि मोनू नाम का कोई भी लड़का वहां काम ही नहीं करता। अभिषेक और हिमांशु वहां काउंटर पर ही खड़े थे कि बस का हॉर्न बजा और धवल की आवाज आई, अरे निकम्मो, मैक्लोडगंज नहीं जाना क्या? बस तुम दोनों के लिए यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगी। अभिषेक और हिमांशु के चेहरे पर उस भीषण सर्दी में भी पसीना ही पसीना दिख रहा था। दोनों दौड़ते दौड़ते बस में चढ़े और धवल पर बरस पड़े, कहाँ था तू? हम तुझे कब से ढूंढ रहे थे, बाथरूम जाने का बोला और कहाँ गायब हो गया था? धवल ने सारी बातें सुनी और फिर सिर्फ एक ही लाइन कही, क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मैं तो बस से उतरा ही नहीं। अभिषेक और हिमांशु ने इतने सारे लोगों के बीच बस में और कोई तमाशा न करना ही ठीक समझा। बस शुरू ही हुई थी कि किसी ने बस के दरवाजे पर दस्तक दी। कंडक्टर ने बस का दरवाजा खोला और किसी से बात करने के बाद दरवाजे को बंद किया, और फिर अभिषेक, हिमांशु और धवल के पास आकर 100 का नोट पकड़ाया और कहा कि किसी मोनू ने दिया है, ये कहते हुए कि आप वहां ढाबे पर छोड़ आए थे। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, पर बस से नीचे जाने की और मोनू कौन है ये जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ 5 मिनट ही बस आगे गई होगी कि अभिषेक को याद आया, वह बैग तो ढाबे पर ही भूल गया जिसमें सारे पैसे, रिसीप्ट सब कुछ रखा था। बस रोकने और पीछे लेने को ड्राइवर तैयार ही नहीं हुआ तो तीनों बस से नीचे उतर गए, ये सोचकर कि जो होगा देखा जाएगा, और अगर कुछ नहीं मिला तो ढाबे पर ही रात बिता लेंगे। वह तीनों वापस उसी रास्ते पर चलते गए। करीबन 30 मिनट चलने के बाद भी ढाबा उन्हें कहीं नजर नहीं आया। तीनों वापस पीछे की तरफ आए और उसके बाद काफी आगे तक आ गए, लेकिन कोई भी ढाबा उन्हें वहां दिखाई नहीं दिया। ढाबे को तो अब तक आ जाना चाहिए था। वापस थोड़ा और पीछे गए और सड़क से उतरकर खंगाला तो एक आदमी कंबल ओढ़े आग के सामने बैठा अपने हाथ ताप रहा था। उसके पास जाकर हिमांशु ने पूछा, भाई साहब, यहाँ पर एक ढाबा है ना आसपास? वह आदमी बिना पलटे आग की तरफ मुंह कर गया और बोला, है नहीं था। तीनों थोड़ा सा हिचक गए इस बात पर और उसके बाद बोले, हमारी बस यहीं पर रुकी थी थोड़ी देर पहले और हमने यहाँ पर करीबन आधा घंटा बिताया था। आसपास कहीं तो ढाबा जरूर है। उस आदमी ने हंस के कहा, साहेब, यहाँ एक ढाबा हुआ करता था जो जलकर खत्म हो गया। सालों पहले मैं भी उसी में काम किया करता था। अभिषेक ने ये सुनते के साथ ही उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? उस आदमी ने अपने चेहरे से कंबल हटाते हुए कहा, मेरा नाम मोनू है। ये सुनते ही तीनों वही बेहोश हो गए। सुबह जब आंख खुली तो सारे दोस्त सड़क किनारे उड़ती धूल पर जमीन पर लेटे हुए थे।
प्रतीक्षित ने जब से बिजनेस में कदम रखा था, खुद को अंगूठियों और एस्ट्रोलॉजर से घेर लिया था। उसका बिजनेस चल भी बहुत ही अच्छे तरीके से रहा था। बिजनेस में किसी भी तरह का रिस्क वो एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही लेता था। राजस्थान के एक बहुत ही नामचीन मंदिर, जहां झाड़ फूक और ऐसी कई चीजें होती हैं, वहां भी जाने का मौका हुआ तो प्रतीक्षित अपनी बीवी अनविता के साथ गया। पूरे राजस्थान का टूर करके मियां बीवी लौटे तो जिंदगी काफी अच्छे से चल रही थी। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था, दोनों ही बहुत खुश थे और जैसे राजस्थान से लौटने के बाद तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। एक दिन एक नए बिजनेस के लिए एक पार्टी बात करने आई। बातें वगैरह सब हो ही रही थी। प्रतीक्षित को प्रपोजल भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन वह बस एक बार कंफर्म नहीं हो पा रहा था किस चीज के साथ आगे जाए या नहीं कि ठीक तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि अगर अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो कॉल करें *666 पे। प्रतीक्षित बाथरूम जाने के बहाने वहां से उठा और उसने उस नंबर पर फोन लगाया। उधर से एक रिकॉर्डेड आवाज आई, आज का दिन किसी भी नए काम के लिए बहुत शुभ है, आज लगाए धन का फल सालों तक मिलेगा। प्रतीक्षित जानता तो था कि बिजनेस सही है, पर इस आवाज ने उसे और हिम्मत दे दी और उसने वह डील तुरंत फाइनल कर दी। इस बात को तकरीबन 1 महीना हो गया था। एक दिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक सरकारी टेंडर को लेकर प्रतीक्षित बहुत ज्यादा परेशान था कि ठीक उसी वक्त फोन पर वही मैसेज आया। प्रतीक्षित ने तुरंत *666 पर फोन किया तो दूसरी तरफ से एक रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दी, आज सरकारी कामों में आपको सफलता मिलेगी। धीरे धीरे ये प्रतीक्षित की आदत बन गई। हर हाल में किसी भी दिक्कत में सीधे वह यही नंबर मिला दिया करता था और उसे उसके सारे सवालों का जवाब मिलता। प्रतीक्षित को इस सर्विस से बहुत फायदा हुआ। खुशी खुशी सब कुछ चल रहा था कि एक दिन सुबह नींद से उठकर गार्डन में टहलते वक्त प्रतीक्षित की चप्पल टूट गई। टूटी हुई पुरानी स्टाइल की खराब चप्पल में अब और क्या टहले, यही सोचकर प्रतीक्षित घर की तरफ आया और आते वक्त घर के बाहर ही कूड़ेदान में उसने चप्पलें निकालकर फेंकी तो पहली बार उसकी नजर में आया कि दोनों चप्पल की साइज बराबर नहीं है। एक 7 नंबर थी तो दूसरी 8 नंबर पर। गौरतलब है कि आज तक प्रतीक्षित को इस चीज का इल्म ही नहीं था। दिन भर ऑफिस में काम धाम निपटाने के बाद प्रतीक्षित घर पहुंचा तो आज की रात घर पर वह अकेला ही था, क्योंकि उसकी बीवी अनविता 2 दिन के लिए अपने मायके गई थी। खाना खाए बिना ही प्रतीक्षित सोने चला गया। तकरीबन रात के 3 बजे होंगे जब उसे कुछ सुनाई दिया। बड़ी जानी पहचानी सी आवाज थी। प्रतीक्षित ने ध्यान लगा के सुना तो उसके घर में किसी के चलने की आवाज थी, जो कि दरवाजे के बाहर ही चहलकदमी करता हुआ प्रतीक्षित के दरवाजे पर आकर रुक गया था। प्रतीक्षित ने एक झटके से दरवाजा खोला तो देखा वहां कोई नहीं था। इधर उधर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजे के बाहर कदम रखा तो उसके पैरों में कुछ फंसा। नीचे देखा तो वो चप्पलें जो उसने सुबह फेंकी थी वो वहां पर जमीन पर रखी हुई थी। प्रतीक्षित अपने बिजनेस में मदद के लिए *666 पर फोन करके रिकॉर्डेड भविष्यवाणियां सुनता था। उसकी जिंदगी में और बिजनेस में सब कुछ अच्छा ही हो रहा था, इसलिए वह उसका आदी हो गया था। एक दिन टहलते वक्त उसकी चप्पल टूट गई, लेकिन रात को जब किसी के चलने की आवाज सुनकर दरवाजा खोला तो देखा वही चप्पलें जो उसने कूड़ेदान में फेंक दी थी वो उसके कमरे के ठीक बाहर जमीन पर रखी हुई थी। प्रतीक्षित कुछ देर दरवाजे पर ही खड़े खड़े उन चप्पलों को देखता रहा, फिर उसने उसे जूते वाली अलमारी में संभाल कर रख दिया। अगले दिन सुबह ऑफिस जाते वक्त
बिजनेस की कुछ टेंशन के चलते प्रतीक्षित काफी परेशान था। प्रतीक्षित की गाड़ी रास्ते में ऑफिस के पास खराब हो गई। प्रतीक्षित उतरकर पैदल चलने लगा। जाते जाते सोचा क्यों ना अभी *666 पर कॉल कर लिया जाए। उसने फोन मिलाया तो उधर से आवाज आई, आज किसी भी अनजान व्यक्ति से सावधान रहने की जरूरत है। प्रतीक्षित ये सुन के सोच ही रहा था कि कौन हो सकता है वह इंसान कि तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो बीच सड़क पर ही गिर पड़ा। जब प्रतीक्षित की आंख खुली तो वह हॉस्पिटल में था। बिस्तर के पास टेबल पर एक बड़ा सा बुके रखा था और हॉस्पिटल में हर तरफ सिर्फ अनजान ही अनजान चेहरे उसे देख रहे थे। इतने सारे अनजान लोग थे तो किन पर विश्वास करे और किन पर नहीं, किससे संभल कर रहना है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बैठे बैठे सोच ही रहा था प्रतीक्षित कि कितना नुकसान हो रहा है बिजनेस में उसके ऑफिस ना जाने की वजह से, कि तभी अनविता उसकी बीवी एक आदमी के साथ अंदर आई। उसे देखते ही प्रतीक्षित के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अनविता ने ही बताया कि जब आप रास्ते पर बेहोश होकर गिर गए थे, कोई भी सड़क पर आपकी मदद करने को तैयार नहीं था, तो आपकी मदद इस आदमी ने की थी। यही है वह जो आपको हॉस्पिटल में लेकर आए थे। इनका नाम विवान है। तकरीबन कुछ 7 दिन लगे प्रतीक्षित को फिजिकली ठीक होने में। वापस घर ले जाने को सिर्फ गाड़ी आई, अनविता नहीं। उसने पूरे रास्ते अनविता का नंबर ट्राई किया, लेकिन नंबर नॉट अवेलेबल आ रहा था। पिछले 2-3 दिनों से भी जब जब अनविता हॉस्पिटल आई तो उसके बर्ताव में बहुत बदलाव था। प्रतीक्षित ने एक बार और *666 पर फोन लगाया तो रिकॉर्डेड मैसेज में सुनाई दिया, आपको धनराशि का भारी नुकसान हो सकता है। घर जाते ही पता चला प्रतीक्षित को कि आखिरकार हुआ क्या था। घर पर एक नोटिस आया हुआ था। अनविता को डिवोर्स चाहिए था और उसने 1 लाख रुपए पर मंथ की एलिमनी डिमांड करी, क्योंकि उससे विवान यानी कि उस अनजान आदमी से प्यार हो गया था और वो उसी के साथ सेटल होना चाहती थी। प्रतीक्षित को ना जाने क्या सूझी कि उसने तुरंत *666 पर फोन किया, लेकिन आवाज एक ही आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज चेक द नंबर एंड कॉल अगेन। प्रतीक्षित ने तो इसी नंबर पर फोन मिलाकर कई बार बात की थी। उसने नंबर चेक किया और उसके बाद फिर डायल किया तो आवाज फिर से वही थी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज इनकरेक्ट, प्लीज चेक द नंबर एंड कॉल अगेन। प्रतीक्षित की जिंदगी की बुरी हालत थी। बिजनेस का हाल खराब था। बीवी डिवोर्स के बाद मंथली 1 लाख का मेंटेनेंस मांग रही थी और जिस *666 नंबर पर फोन करके प्रतीक्षित हमेशा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपनी जिंदगी के फैसले ले रहा था, वो अचानक से रॉन्ग नंबर हो गया था। जब अपनी बीवी को फोन किया पूरे मामले को सुलझाने के लिए, तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ससुराल वालों को फोन किया तो फोन नॉट रीचेबल दिखा रहा था। प्रतीक्षित बुरी हालत में था, क्या करे और क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ठीक तभी उसके पास *666 नंबर से फोन आया। फोन उठाया तो उस आवाज ने कहा, अपनी आंखें और कान खुले रखे। प्रतीक्षित परेशान था, लेकिन इस नंबर की हर एक बात को बड़ी संजीदगी से लेता था और उसने इस बात को भी बड़ी संजीदगी से लिया। दिन भर ऑफिस और बाकी के काम करके रात को घर लौटा तो उसके कानों में वो बात गूंज रही थी, अपनी आंखें और कान खुले रखना, आंख और कान खुले रखना, अपनी आंखें और कान खुले रखना, अपनी आंखें और कान खुले रखना, अपनी आंखें और कान खुले रखना, अपनी आंख और कान खुले रखना, अपनी आंखें और कान खुले रखना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। खाने पीने का होश तो उससे था ही नहीं। लेटे लेटे जैसे ही एक झपकी लगी तो एक जोर की आवाज ने उसकी नींद उड़ा दी।
यह आवाज चप्पलों वाली अलमारी से आ रही थी। प्रतीक्षित उठा और अलमारी के पास गया। उसने डरते डरते अलमारी खोली। अंदर देखा तो सब ठीक था, कोई भी चीज अपनी जगह से इधर से उधर नहीं थी। शायद यह उसका वहम रहा होगा, यही सोच के जाकर वापस बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक उसके दिमाग में एक के बाद एक कई सवाल आए जा रहे थे। ये सोचते सोचते उसकी अचानक आंख लगी, और इस बार ये सिर्फ झपकी नहीं थी, वह सोने ही वाला था कि इस बार धमाका पिछली बार से बड़ा था। उसका बिस्तर, पूरा कमरा और इधर उधर रखी सारी चीजें बुरी तरह से जोर जोर से हिल रही थी। प्रतीक्षित उठा और बिस्तर से उतरते के साथ ही सारी चीजों का हिलना अचानक ही बंद हो गया, और ठीक उसी समय उसने किसी को बाहर चलते हुए सुना। वैसे ही खड़ाक जैसी चप्पलों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई कमरे के बाहर टहल रहा हो। प्रतीक्षित दरवाजे की ओर जा रहा था। उसने दरवाजे को धीमे से खोला। वह बाहर देखे इससे पहले ही पीछे पलट के देखा तो रगों में दौड़ता हुआ खून उसकी रगों में ही जम गया था। प्रतीक्षित का पलंग धीरे धीरे अपने आप हवा में उठ रहा था और फिर बहुत जोर से नीचे गिरा। प्रतीक्षित से रुका नहीं गया। वो घर से बाहर भागा और सामने की रोड पर हाफता हुआ रुका खड़ा ही था कि एक गाड़ी के हॉर्न की आवाज तेज होती गई। पलट के देखा तो गाड़ी लगभग उसे मारने वाली ही थी। वो हटा और गाड़ी बगल से निकली, और आगे जाकर उस अंधेरे में गाड़ी में से एक आदमी ने बाहर झांका और उसने कहा था ना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। प्रतीक्षित की जिंदगी राजस्थान के एक मंदिर से आने के बाद पूरी तरह से बदल गई थी। *666 नंबर से कॉल आने और उसको उस नंबर पर फोन करना जब से शुरू हुआ, तब से उसकी जिंदगी में उथल पुथल मच गई थी। प्रतीक्षित की बीवी उसे छोड़कर चली गई। बिजनेस में भी उसे भारी नुकसान होने लगा, और आखिर में सड़क पर एक्सीडेंट तक होने ही वाला था, लेकिन किस्मत से वह बच गया। गाड़ी के ड्राइवर ने अपने सर को गाड़ी से बाहर निकाला और प्रतीक्षित को देखकर उसे एक ही चीज कहा था ना, अपनी आंखें और कान खुले रखना। प्रतीक्षित को उस वक्त ना जाने क्या सूझी, ना जाने उसे क्या समझ आया कि उसने तुरंत *666 पे फोन किया, लेकिन फोन से रिकॉर्डेड आवाज आई, "The number you have dialed is incorrect. Please check the number and call again." कोई फायदा नहीं हुआ। प्रतीक्षित कई बार फोन मिलाता रहा, पर फोन लगा ही नहीं। सुबह होने पर घर में घुसा तो झुंझला के इधर उधर हाथ पैर मार के सारा सामान खुद इधर उधर फेंकने लगा। एक अजीब सा पागलपन प्रतीक्षित पर छाया हुआ था। अलमारी का सामान भी प्रतीक्षित के गुस्से से बच नहीं पाया, और उसी तोड़फोड़ में अलमारी से बाहर आ गिरी एक जोड़ी टूटी हुई चप्पल। ध्यान से देखा तो उसे वह बात याद आई कि एक चप्पल 7 नंबर की थी और दूसरी 8 नंबर की। प्रतीक्षित को लगा कि इन चप्पलों की आवाज करने के पीछे आखिरकार राज क्या हो सकता है। और तो और प्रतीक्षित को अच्छे से याद था कि उसने जब यह खड़ाऊ वाली चप्पलें खरीदी थी तो दोनों चप्पलें 7 नंबर की थी। उसके बाद उसने याद करना शुरू किया तो हर एक जगह जहां जहां वह गया था उस चप्पल को पहनकर इन सब चीजों को याद किया, तो उसे याद आया कि राजस्थान टूर पे उस मंदिर से वापस आते वक्त शायद ये चप्पलें मंदिर के बाहर किसी और की चप्पलों से बदल गई होंगी। जैसे ही यह सोच उसके दिमाग से गुजरी कि तभी उसके पास *666 से फोन आया। फोन उठाने पर उस आवाज ने कहा, कभी कभी बिना चोरी के इरादे से अनजाने में किसी की कोई चीज ले ली जाए तो वो भी चोरी कहलाती है। प्रतीक्षित शायद जानता था कि अब उसे क्या करने की जरूरत है। उसने तुरंत रिजर्वेशन करवाए और वह चप्पल उसी मंदिर के बाहर रख के हाथ जोड़कर उसने अपनी गलती की माफी मांगी और वापस अपने शहर आ गया। जब वापस आया तो उसकी जिंदगी एक बार और
बदल चुकी थी और इस बार बेहतरीन ढंग से उसका बिजनेस पहले की तरह फिर से चलने लगा। और कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी अनविता ने भी अपनी गलती की माफी उससे मांगी और प्रतीक्षित ने भी उसे माफ कर दिया। सारी अंगूठियों और इधर उधर की उल्टी सीधी चीजों को भी प्रतीक्षित ने अपनी जिंदगी से निकाल दिया। बस एक चीज जो उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गई वो थी 666। अब मोबाइल नंबर हो या गाड़ी का नंबर, वो बिना इन नंबर्स के कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाता। कहते हैं कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसकी कभी माफी नहीं मिलती। सरफराज अपनी बीवी फातिमा और बेटी आयशा को लेकर छुट्टी पर गया था। पूरी फैमिली एक साथ कई सालों के बाद में घूमने गई थी। सरफराज काम के सिलसिले में पूरा हिंदुस्तान घूमता रहता था और अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता था। इसलिए इस बार उसने आयशा का दिल न टूटे इसके लिए छुट्टी प्लान कर ली और पूरी फैमिली एक साथ निकल पड़ी। हरे भरे जंगलों और पहाड़ी वादियों के बीच बड़ी सी झील में हल्की धूप में बोटिंग करते करते सरफराज बोट वाले से बोला, बोट जरा उस तरफ ले चलो, वो खंडर जैसा क्या है वहाँ पर? कोई पुराना किला वगैरह है क्या? बोटमैन ने कहा, सर खंडर देखकर क्या करेंगे, मैं आपको बेहतर जगह दिखाता हूँ। और यह बोलकर चप्पू वाले ने बोट को दूसरी तरफ घुमा दिया। दूसरी तरफ बोट घुमाते हुए बोटमैन चप्पू चला ही रहा था कि सरफराज ने कहा, अरे 2 मिनट के लिए बोट वहाँ ले चलो ना, बच्चे को पुरानी चीज देखने का बहुत शौक है। बोटमैन ने अब सीधे सीधे उनसे कह दिया, साहब हम लोग को उस तरफ जाने से मना किया हुआ है, वह यहाँ की सबसे बदनाम जगह है, कई सारे लोग मरे हैं वहाँ पर। उस जगह को सुसाइड पॉइंट भी कहते हैं। सरफराज ने जब देखा कि बोट वाला उसकी एक भी सुनने या मानने को तैयार नहीं है तो उसने भी जिद छोड़ दी। घूम फिर के जब सब लोग वापस कॉटेज आए तो काफी थके हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत जल्द नींद भी आ गई। देर रात जब सब सो गए तो सरफराज एकमात्र ऐसा इंसान था जिसकी आंखों से नींद बहुत दूर थी। सरफराज को सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। कोई तो चीज थी इस जगह पर जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा अजीब सा महसूस कर रहा था। रात को फातिमा और आयशा बड़े आराम से सोए और सुबह जब उठे तो फातिमा की चीख निकल गई। उनके कॉटेज का सारा सामान टूटा फूटा और बिखरा पड़ा था और सरफराज एक कोने में सर पकड़े बैठा था। फातिमा ने सबसे पहले अपनी बेटी आयशा के कमरे को देखा कि वह ठीक है या नहीं। उसे अभी भी चैन से सोता हुआ देख फातिमा को बहुत राहत मिली और फिर सरफराज के पास पहुंच के वो जोर जोर से रोने लगी। बार बार उसने पूछा कि आखिरकार हुआ क्या है यहाँ। सरफराज ने उसके सवाल के जवाब में जो कुछ भी बताया वह फातिमा को बुरी तरह डराने के लिए काफी था। सरफराज ने बताया, मैं कल सोया या नहीं पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं होश में नहीं था। मैं बहुत गहरी नींद में चलता हुआ बालकनी की ओर जा रहा था। यहाँ बालकनी तक आकर कांच के इस दरवाजे के उस पार मुझे साफ दिख रहा था कि एक औरत बालकनी की रेलिंग पर बैठी अपने हाथों से इशारा करके मुझे अपने पास बुला रही थी, पर मैंने अपनी शरीर की पूरी ताकत लगाकर खुद को पलटा और वापस इस बिस्तर की तरफ आने लगा। इसके बाद मुझे बस इतना ही याद है कि बिस्तर की तरफ बढ़ते मेरे हर एक कदम के साथ साथ कमरे का एक एक सामान अपनी जगह से गिरकर टूट रहा था। सरफराज अपनी बीवी फातिमा और बेटी आयशा के साथ घूमने गया था। सुबह फातिमा जब उठी तो उनके कॉटेज का सारा सामान बिखरा पड़ा था और सरफराज कमरे के एक कोने में बैठा हुआ था। उसने फातिमा को उसके साथ देर रात हुई एक अजीबोगरीब घटना के बारे में बताया ही था कि उनकी बेटी आयशा के कमरे से चीखने की एक आवाज आई। दोनों भागकर आयशा के कमरे में गए तो देखा कि आयशा तो सो रही थी। दोनों को लगा कि शायद बाहर कोई चीखा होगा। दोनों ने सोचा कि बाहर जाकर देखते हैं और पलटे ही थे कि पलट के देखा तो आयशा बिस्तर पर उठ के बैठी हुई थी और चीख रही थी।
उसकी आंखें भी खुली थी और लंबी सी चीख के बाद वो वापस अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। दोनों भागकर आयेशा को उठाने गए तो देखा उसका बदन बुखार से तप रहा था। सरफराज और फातिमा क्या करे यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने तुरंत रिजॉर्ट के मैनेजर को बोला तो उन्होंने डॉक्टर का इंतजाम किया। डॉक्टर ने आके देखा और कहा कि मैं दवाएं दे रहा हूँ, 2-3 दिन में बुखार उतर जाएगा, वैसे और कोई परेशानी नहीं है इसे। दवा वगैरह खिलाने के बाद आयेशा का बुखार दोपहर तक कम हुआ तो सरफराज और फातिमा को थोड़ी राहत की सांस मिली। घड़ी में शाम के करीबन 6 बजे थे जब पानी मांगते हुए बेहोश आयेशा की आंख खुली थी। दोनों भागे भागे उसके पास पहुंचे तो देखा आयेशा उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई अनजान हो। आयेशा ने कहा कि मैं कौन हूँ, आप लोग कौन हैं? और मुझे मेरे घर में जाना है और मुझे पता नहीं मैं कहाँ हूँ। और इतना कह के आयेशा बुरी तरह से रोने लगी। आयेशा की हालत देखकर फातिमा लगभग तुरंत ही रो पड़ी। सरफराज ने बड़े प्यार से बीमार आयेशा के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा सही कहा तुमने, ये हमारा घर तो है ही नहीं, हमारा घर तो जबलपुर में है। हम कल ही ट्रेन से चलेंगे। अभी ना आप एक काम करो कि आप आराम से सो जाओ। आयेशा एकदम से जैसे गुस्सा हो गई हो। आयेशा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, मेरा घर यही है, यही पास में है मेरा घर, मैं कोई जबलपुर बबलपुर नहीं जा रही। सरफराज ने किसी तरह उसे संभाला तो आयेशा ने उसे बाहर ले चलने की जिद की। कॉटेज से बाहर निकलते ही आयेशा ने झील के उस तरफ उसे ले चलने का इशारा किया। फातिमा और सरफराज को किसी भी चीज से ज्यादा अपनी बेटी से प्यार था। दोनों बोट वाले के पास पहुंचे तो बोट वाले ने कहा इस वक्त बोट नहीं जाएगी, सुबह आएगा। उसका इतना कहना ही था कि सरफराज ने 22,000 रुपये उसके हाथ में थमाए और कहा, मेरी बच्ची जिधर कहती है उधर उसे चुपचाप ले चलो। बोट में बैठकर और शाम के अंधेरे में जैसे जैसे आगे गए, आयेशा की आंखों की चमक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। और जैसे ही किनारा नजदीक आया तो उस बोट वाले ने कहा, साहब उधर नहीं जाएंगे, आपको तो मैंने कल ही कहा था, उस तरफ में जाना मना है। उसकी इस बात के खत्म होने से पहले ही उससे और पैसे थमाते हुए सरफराज ने कहा, चुपचाप किनारे पर बोट लेकर खड़े रहना, तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर होकर के हम आते हैं। आयेशा उसी खंडहर तक दोनों को लाई थी जिसे यहाँ के लोग सुसाइड पॉइंट के नाम से जानते हैं। सरफराज अपनी बीवी फातिमा और बेटी आयेशा को लेकर घूमने गया था। वहां सबसे पहले तो झील में बोटिंग करते वक्त उसने बोट वाले को एक तरफ जाने को कहा, लेकिन बोटमैन ने वहां जाने से मना कर दिया क्योंकि वह जगह सुसाइड पॉइंट के नाम से जानी जाती थी। जिस कॉटेज में वह रुके थे उस कॉटेज में अगली सुबह सारा सामान इधर उधर टूटा फूटा पड़ा था। सरफराज ने अपने कमरे में किसी औरत को देखा था और बेटी आयेशा न जाने किस बीमारी का शिकार हो गई थी कि वह बस एक ही बात कहे जा रही थी कि यह मेरा घर नहीं है, और अपना घर बता के बोट से वह पूरे परिवार को उस जगह ले गई जहां जाना मना था। देर रात वहां पहुंचने के बाद सरफराज और फातिमा जितनी देर में बोट से उतरते उतनी देर में आयेशा कूदकर अंदर भागी। पीछे पीछे सरफराज और फातिमा भी उसे पुकारते पुकारते उसके पीछे भागे और थोड़ा अंदर जाकर चांद की रोशनी में देखा तो एक बड़े से पत्थर पर बैठ के आयेशा रो रही थी। सरफराज और फातिमा पास पहुंचे और पूछा क्या हुआ, तो रोती हुई आयेशा एकदम से खुश होकर बोली, ये मेरा घर है, 10 साल से मैं यहीं रहती हूँ। 10 साल पहले मैंने यहीं पर इस पत्थर पर अपना सर मार के सुसाइड किया था, तब से मैं यहीं रहती हूँ। सरफराज बहुत देर से परेशान और अपनी बेटी के लिए डरा हुआ था, लेकिन इस बात पर वह बुरी तरह बिफर गया और चिल्लाते हुए बोला, बस करो आयेशा, बहुत हो गया, चलो यहाँ से, हम कल ही वापस जा रहे हैं अपने घर, जबलपुर में है हमारा घर, ये पत्थर और खंडहर तुम्हारा घर नहीं है, समझी? चलो यहाँ से। इतना कह के रोती हुई आयेशा को घसीटता हुआ बाहर
जहां बोट खड़ी थी वहां तक लाया तो देखा बोट वहां नहीं थी। किनारे खड़े खड़े सरफराज किसी दूसरी बोट का इंतजार कर ही रहा था कि उसके ठीक पीछे खड़ी फातिमा जोर से चीखी। सरफराज ने पलट के देखा तो फातिमा वहां अपना हाथ पकड़े चीख रही थी और आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सरफराज ने पूछा तो फातिमा ने बताया कि उसके हाथ पर काट के आयशा अंदर भाग गई। सरफराज अंदर भागा, चारों तरफ देखते देखते थक गया, लेकिन आयशा कहीं नहीं मिली। तकरीबन आधे घंटे के बाद सुबह की पहली किरण के साथ आयशा उसी पत्थर के पास बेहोश पड़ी हुई दिखी। उसे गोद में उठाए हुए सरफराज और फातिमा किनारे पर बोट के लिए हाथ हवा में हिलाते हुए चीखते चिल्लाते रहे, पर कोई भी बोट उनके आसपास तक नहीं आ रही थी। काफी देर के बाद एक बोट वाला वहां आया। ये वही बोट वाला था जो कल रात उन्हें वहां लाया था। बोट वाला जैसे ही आया, सरफराज आयशा को गोद में लेते हुए बोट में चढ़ा और फातिमा को लेकर जल्दी कॉटेज जाने के लिए कहने लगा। जब सरफराज ने बोट वाले से पूछा तो उसने बताया, साहब यहाँ हम लोगों का जाना मना है, क्योंकि यहाँ रोज ही कोई ना कोई किनारे पर हाथ दिखाता है, बोट के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह इंसान नहीं होते। आज तक जो भी बोट वाला उनकी मदद करने गया है वो बोट वाला बचा नहीं है। सरफराज ने तुरंत कहा, तुम हमें लेने क्यों आ गए? बोट वाले ने कहा, क्योंकि लेकर भी मैं गया था और अब तो दिन है, वैसे दिन के उजाले में बाहर आने से तो भूत भी कतराते हैं, बस शाम का इंतजार कीजिए फिर देखिए। सरफराज अपने परिवार को लेकर घूमने गया तो कॉटेज में रात को नींद में चलते हुए उससे अपने कमरे की बालकनी की रेलिंग पर एक औरत दिखी जो उसे अपने पास बुला रही थी। जब अगले दिन सुबह उसकी बेटी आयशा तेज बुखार में सब कुछ भूल गई और अपना घर बताते हुए सरफराज और अपनी मां फातिमा को लेकर एक खंडहर में, जहां पर एक पत्थर दिखाकर उसने बताया कि आज से 10 साल पहले उसने वहीं पर अपनी जान दी थी। किसी तरह सुबह जब बेहोश आयशा को वापस कॉटेज में लाए तो आयशा देर शाम तक सोती रही और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाकर उठ गई। ये सब कुछ सुनकर पास बैठे सरफराज की आंख खुली। वह किसी तरह आयशा को संभालने की कोशिश करने लगा। इस बीच फातिमा भी दूसरे कमरे से भाग के आई तो देखा कि उसकी बेटी आयशा पूरी तरह से डरी हुई सरफराज से लिपट कर रो रही थी और बार बार पीछे पलट के देख रही थी। सरफराज के कई बार पूछने पर उसने बताया, पीछे बिस्तर के पास एक औरत खड़ी है। सरफराज ने पूछा, क्या वो अभी भी वही है? आयशा ने बताया कि वह वही है और सरफराज की ओर ही देख रही है। सरफराज ने पूछा कि बेटा आयशा जरा बताओ तो कि वह औरत दिखती कैसी है? आयशा ने बताया, उस औरत के बाल बिखरे हुए हैं और चेहरा बालों से ढका हुआ है और वो लगातार सरफराज को घूर रही है। कभी मुस्कुरा रही है तो कभी गुस्से में उसे देख रही है। सरफराज ने आयशा से कहा, उससे पूछो कि वो है कौन और यहाँ क्यों आई है? इस तरह से वह हमें क्यों परेशान कर रही है? आयशा उस तरफ पलटी और अचानक से ऐसे रोने लगी जैसे किसी ने कोई रुलाने वाली बात बोल दी हो। उसने पलट के सरफराज से कहा, उसका नाम जैनब है। वो कह रही है कि वो आपको लेने आई है, आपके बिना उसका दिल नहीं लग रहा है। और सरफराज पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो। उसने बोलना शुरू किया और बोलते बोलते बीच में ही रो पड़ा। क्या मतलब मेरे बिना दिल नहीं लग रहा? मतलब मुझे क्यों ले जाएगी? मैंने क्या किया है? मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था कुछ भी, मुझसे हो गई थी गलती। मेरी बीवी है, बच्ची है, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करता, मेरे पास कोई तरीका नहीं था। मेरी बच्ची के लिए मेरी जान बख्श दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तूफान के बाद की शायद ये एक अजीब सी शांति थी। अगले दिन सरफराज की मौत हुई, वो भी उसकी नींद में। लेकिन मरने से पहले उसने अपनी बेटी आयशा और फातिमा को बताया था एक सच। आज से करीबन 13 साल पहले जब फातिमा से उसकी शादी नहीं हुई थी, तब एक बार वह यहाँ आया था काम के सिलसिले में।
उस दौरे पर उसकी मुलाकात जैनब नाम की एक लड़की से हुई थी। उन दोनों के बीच प्यार हुआ, लेकिन काफी कुछ होने के बाद भी शादी नहीं हो पाई, और जिस वक्त जैनब ने उस खंडहर वाली जगह में जाकर सुसाइड किया था, उस वक्त उसके पेट में सरफराज का बच्चा था। यहाँ घूमने तो पूरा परिवार आया था, पर यहाँ से सिर्फ आयशा और फातिमा ही वापस घर जा सके। आज भी वहाँ के बोट वाले कहते हैं, देर शाम झील के उस पार एक लड़का और एक लड़की बोट वालों को बुलाने के लिए हाथ दिखाते हैं, पर वहाँ जाता कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ ये कहानी का दुखद अंत होता है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।